हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में आई एक थ्रिलर हॉरर मूवी द किलिंग ऑफ सीक्रेट डियर को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और रही ऑडियंस की बात तो ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है। आपको बता दो ये मूवी बहुत वियर्ड है, इस मूवी के सीन भी बहुत वियर्ड है, साथ ही इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अलग है। डायरेक्टर ने ज्यादातर सीन ऐसे कैमरा एंगल से शूट किए हैं जिससे वो सभी सीन बहुत इंटेंस लगते हैं। यहाँ तक कि कैरेक्टर के बीच होने वाली बातचीत भी नॉर्मल नहीं है। ये मूवी एक ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस है जिसे मॉडर्न स्टाइल में दिखाया गया है। वीडियो के एंड में मैं आपको उस ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत लोगों को मेरे एक दोस्त मूवी एक्सप्लेनर का चैनल पता होगा। आपको पता है उसका चैनल डिलीट हो गया है, इसीलिए आप में से जितने लोग उनके चैनल को जानते थे प्लीज उनके चैनल पे जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना ज्यादा वक्त गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक ग्रीक ड्रामेटिक म्यूजिक और ऑपरेशन से होती है। एक सक्सेसफुल सर्जन स्टीवन ने उस ऑपरेशन को पूरा किया था। फिर वो अपने एक फ्रेंड मैथ्यू से उसकी नई हैंड वॉच के बारे में बात करता है। वो घड़ी 100 मीटर डीप वाटर रेजिस्टेंट थी। स्टीवन बताता है उसे भी नई वॉच खरीदनी है। उसके पास 9 सालों से एक वॉच है जो अभी तक नई जैसी है। बाद में वो डाइनर में बैठा था, तभी वहाँ मार्टिन नाम का लड़का आता है। उसे भूख लगी थी, वो अपने लिए ऑर्डर करने जा रहा था। स्टीवन उसका बिल देने कहता है, लेकिन मार्टिन के पास पैसे थे। अब यह दोनों बात करते हैं। मार्टिन ने नया हेयर कट करवाया था। वो कहता है वो फ्राइज को लास्ट में खाता है क्योंकि फ्राइज उसे बहुत पसंद है। यहाँ हमें समझ में आता है इस मार्टिन में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब दोनों एक रिवर के पास वॉक करने जाते हैं। लेट आने के लिए मार्टिन 5 मिनट में 10 बार स्टीवन से माफी मांगता है। स्टीवन उसे लगातार बोल रहा था कोई बात नहीं। यहाँ हमें समझ में आता है स्टीवन को मार्टिन की फिक्र है और मार्टिन के लिए स्टीवन एक फादर फिगर जैसा है, क्योंकि जब मार्टिन बताता है उसने अपने किसी दोस्त की बाइक चलाई, स्टीवन पूछता है उसने बाइक चलाते वक्त हेलमेट तो पहना था। फिर स्टीवन मार्टिन को वो घड़ी गिफ्ट देता है जिसके बारे में वो मैथ्यू से बात कर रहा था। मार्टिन को वो वॉच बहुत पसंद आती है। वो स्टीवन को हक करता है, लेकिन उसे वॉच के स्ट्रिप पसंद नहीं आए थे। स्टीवन कहता है वो अपने मनपसंद के स्ट्रिप लगवा सकता है। अब रात में स्टीवन अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। उसका घर बहुत आलीशान था। उसके 2 बच्चे हैं, लड़का बॉब और उसकी बड़ी बहन किम। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है स्टीवन की वाइफ एना एक साइकेट्रिस्ट, मतलब वो भी डॉक्टर है। स्टीवन के पास सब कुछ है, सक्सेस, करियर, पैसा और एक लविंग फैमिली, मतलब उसकी जिंदगी परफेक्ट है जैसा हर किसी को चाहिए। स्टीवन बॉब को उसके बालों के लिए डांटता है क्योंकि उसने बॉब को बाल कटवाने कहा था, लेकिन बॉब को बड़े बाल ही पसंद है। स्टीवन बॉब को डांटता है अगर उसने बाल नहीं कटवाए तो वो खुद उसके बाल काट के उसे ही खिला देगा, लेकिन एना कहती है उसे बॉब के बाल पसंद है। ये सुनकर किम को जलन होती है कि उसके बालों का क्या। तब एना कहती है उन सभी के बाल बहुत अच्छे हैं। अब बेडरूम में कुछ बात करने के बाद एना अपने कपड़े उतार कर बहुत वियर्ड तरीके से लेट जाती है ताकि स्टीवन आकर उसे कॉन्कर करे। यहाँ कुछ जबरदस्ती या टॉक्सिक नहीं लगता, बस अजीब और वियर्ड लगता है। शायद एना ऐसा इसीलिए कर रही होगी क्योंकि वो एक रेगुलर लाइफ और यामाकाटा कुछ अलग तरीके से करना चाहती हो। खैर अगले दिन स्टीवन हॉस्पिटल में था और कैमरा उसके ऊपर से उसके पीछे चल रहा था। ये देखने में बहुत इंटेंस था। दरअसल वहाँ मार्टिन उससे मिलने आया था। स्टीवन उसे आने से पहले फोन करने कहता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में बहुत काम रहते हैं, लेकिन मार्टिन मासूमियत से कहता है वो बस उसे थैंक यू कहने और वॉच का नया स्ट्रिप दिखाने आया था। वो फिर से स्टीवन से माफी मांग कर जाने लगता है, लेकिन स्टीवन उसे रोक कर वॉच का नया स्ट्रिप देखता है। उसे भी वो स्ट्रिप पसंद आया था। साथ ही वो मार्टिन से कहता है अगली बार वो हॉस्पिटल में उसे फोन करके आए। तभी वहाँ मैथ्यू कुछ टेस्ट के रिजल्ट लेकर आता है। तब मार्टिन देखता है उसकी और मैथ्यू की वॉच एक जैसी है, लेकिन स्टीवन मैथ्यू से झूठ बोलकर मार्टिन को मिलाता है। वो कहता है मार्टिन उसके बेटी का क्लासमेट है, उसे मेडिसिन में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उससे बात करने हॉस्पिटल आया है। रात में स्टीवन अपनी बेटी की सिंगिंग सुन रहा था। उसके गाने के बाद स्टीवन किम के लिए ताली बजाता है क्योंकि उसने पिछले 3 महीनों में अपनी ब्रीदिंग और सिंगिंग काफी इम्प्रूव करी है। वो किम से कहता है स्कूल में वो अपने डायरेक्टर से कहे कि वो उसे सिंगिंग ग्रुप में सामने लेकर आए। बॉब भी वही अपने बाल बना रहा था। स्टीवन उससे पूछता है उसने पौधों में पानी डाला या नहीं, लेकिन बॉब को डॉग को बाहर घुमाने ले जाना था। वो चाहता था किम पौधों में पानी डाले, लेकिन स्टीवन कहता है कुत्ते को रात में बाहर घुमाने वो बड़ा नहीं हुआ। तभी वहाँ एना आती है क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। उन डॉक्टर्स की पार्टी में स्टीवन स्पीच देता है कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से हार्ट सर्जरी इंप्रूव हुई है। अब कुछ देर बाद एना, स्टीवन और मैथ्यू किसी के साथ बात कर रहे थे। वो स्टीवन को ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन एना कहती है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से स्टीवन 3 साल पहले ड्रिंक छोड़ चुका है।
अब एना उसे चलने कहती है क्योंकि कल स्टीवन की बहुत सारी सर्जरीज लाइन पर है, इसीलिए उसे आराम की जरूरत है। अब मैथ्यू के बच्चों के बारे में पूछने पर एना उसे बताती है बॉब पियानो सीख रहा है, लेकिन तभी स्टीवन कहता है उसकी बेटी के पीरियड शुरू हो गए। मैंने कहा था ना, इस मूवी के कैरेक्टर की कन्वर्सेशन भी बहुत वियर्ड है। आखिर एक पार्टी में कोई अपनी बेटी के पीरियड की बात क्यों करेगा? दरअसल स्टीवन ने ये बात इसीलिए बोली थी क्योंकि एना बॉब के पियानो लेसन के बारे में बता रही थी, लेकिन किम के सिंगिंग के बारे में नहीं। अब एक दिन स्टीवन फिर से मार्टिन से मिलता है। स्टीवन मार्टिन से उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है उसके डैड कहते थे बहुत सारे दोस्त होने से ज्यादा कम लेकिन अच्छे दोस्त होना ज्यादा जरूरी है। मार्टिन कहता है उसकी मॉम भी उसकी एक अच्छी दोस्त है। उसके डैड के मरने के बाद वो अपने मॉम के और करीब आ गया। अब स्टीवन उसे अपने घर अपनी फैमिली से मिलाने इनवाइट करता है, जिसे वो आसानी से मान जाता है। एक दिन मार्टिन स्टीवन के घर आता है। वो एना के लिए फूल और बच्चों के लिए की चेन लेकर आया था। किम को म्यूजिक साइन वाला वो की चेन बहुत पसंद आता है। फिर तीनों बच्चे साथ में टाइम बिताते हैं। बॉब को मार्टिन के शरीर के बालों में ज्यादा दिलचस्पी थी। मार्टिन उनसे सिगरेट पीने के लिए पूछता है। बॉब तो मना कर देता है, लेकिन किम उसे खिड़की के पास सिगरेट पीने अलाउ करती है। यहाँ समझ में आता है किम को मार्टिन पर क्रश हो गया। अब मार्टिन उसे कुछ गाने कहता है, लेकिन किम फिलहाल कुछ नहीं गाती। अब बॉब के कहने पर मार्टिन उसे अपने बगल के बाल दिखाता है, लेकिन बॉब कहता है उसके डैड के ज्यादा बाल है। लेकिन किम को मार्टिन की बॉडी पसंद आई थी। अब किम और मार्टिन वॉक करने जाते हैं, जहाँ किम भी स्मोकिंग कर रही थी और वो मार्टिन के लिए गाना भी गाती है। कुछ देर बाद मार्टिन सबके साथ बैठा था। एना ने उसके लिए लेमिनेट मतलब नींबू पानी बनाया था। मार्टिन बताता है उसकी माँ भी नींबू पानी बनाती है। वो यहाँ कई बार लेमिनेट बोलता है। स्टीवन उसे आज रात रुकने का भी ऑफर देता है, लेकिन मार्टिन को अपनी माँ को अकेला छोड़ना पसंद नहीं। मार्टिन को उनका घर भी बहुत पसंद आया था क्योंकि उनका घर बहुत पॉश एरिया में है, लेकिन उसका नहीं। अब उस रात एना स्टीवन को बताती है उसे मार्टिन पसंद आया। वो उसे फिर से बुलाने कहती है। स्टीवन कहता है वो बुलाएगा। एना उसके फादर के बारे में पूछती है। स्टीवन उसे बताता है मार्टिन के फादर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो उसके पुराने पेशेंट भी थे। एना थोड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे जरूर मार्टिन के डैड का फ्यूनरल याद होता, लेकिन स्टीवन कहता है उसने उससे फ्यूनरल पर चलने पूछा था, लेकिन उस दिन वो काफी बिजी थी, इसीलिए उसने मना कर दिया था। ये सभी बातें झूठ थी। तभी उसे एक कॉल आता है। स्टीवन को लगता है उसे हॉस्पिटल से कॉल आया होगा, लेकिन उसे मार्टिन ने कॉल किया था। वो उसे घर पर इनवाइट करने थैंक यू कहता है और बदले में उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। स्टीवन कहता है वो किसी दिन आ जाएगा, लेकिन मार्टिन उसे कल शाम घर आने पर जोर देता है क्योंकि उसने पहले ही अपनी मॉम को बता दिया है स्टीवन उनके घर आने वाला है। स्टीवन को काफी वियर्ड लगता है कि उसने खुद को कहाँ फंसा लिया। अब अगले दिन स्टीवन मार्टिन के घर जाता है। मार्टिन उसे साथ में मूवी देखने इंसिस्ट करता है, लेकिन स्टीवन को घर जाना था क्योंकि उसने एना को बताया नहीं वो लेट होने वाला है। तब मार्टिन की माँ कहती है वो कुछ देर मूवी देख ले, अगर वो लेट होता है तो बाद में आकर मूवी कंप्लीट कर ले। मतलब वो उसे फिर से बुलाना चाहते हैं। मार्टिन उससे रिक्वेस्ट करता है, वो उसकी और उसके डैड की फेवरेट मूवी है। अब बहुत ही वियर्डली तीनों मूवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मार्टिन थकान का बहाना करके सोने चला जाता है। यहाँ हमें मार्टिन का मोटिव समझ आता है। वो अपनी मॉम और स्टीवन को मिलाना चाहता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही अनकंफर्टेबल बैठे रहते हैं। फिर मार्टिन की मॉम स्टीवन की शादी के बारे में पूछती है। वो बताता है उसकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। मार्टिन की मॉम स्टीवन के हाथों की तारीफ करती है। उसे स्टीवन के हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसे स्टीवन के हाथ तब से याद है जब उसका बीमार पति हॉस्पिटल में एडमिट था। वो पूछती है क्या वो उसे याद है? स्टीवन को भी वो अच्छी तरह याद थी। फिर वो अपने बालों की बात करने लगती है। साथ ही यह सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड होती जा रही थी। फिर वो स्टीवन के हाथ देखने लगती है। फिर उसके हाथों को किस करके उसकी उंगलियां चूसने लगती है, लेकिन स्टीवन तुरंत वहाँ से निकलने लगता है। वो कहती है मार्टिन सो चुका है और वो भी यही चाहता है, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टीवन को जाना था। उसके रोकने पर भी स्टीवन नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्टीवन हॉस्पिटल में आता है। वो सोच रहा होगा उसे अब मार्टिन से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, लेकिन वो देखता है मार्टिन उसके कैबिन में बैठा है। वो कहता है उसे चेस्ट पेन हो रहा है। स्टीवन उसे समझाता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अभी बहुत यंग है, लेकिन मार्टिन कहता है यही बीमारी उसके डैड को भी थी। उसके डैड को सर्जरी के बाद ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मर गए। अब स्टीवन मार्टिन के कुछ टेस्ट करता है। टेस्ट के बाद मार्टिन स्टीवन को उसके शरीर के बाल दिखाने कहता है क्योंकि उसे बॉब ने बताया था स्टीवन के शरीर पर बहुत बाल है। मार्टिन के जिद करने पर स्टीवन उसे अपने बगल के बाल दिखाता है। अब मार्टिन फिर से स्टीवन को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन स्टीवन मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत काम है। तब मार्टिन कहता है उसकी मॉम उसे पसंद करती है और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। साथ ही कहता है उसके मॉम की बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टीवन उसे साफ साफ बोल देता है वो अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। स्टीवन को भी समझ में आता है मार्टिन यहाँ बस अपनी माँ का ब्रोकर बनकर आया था। बाद में स्टीवन एक नॉर्मल दिन मैथ्यू और अपनी फैमिली के साथ डिनर पर था, लेकिन उसे मार्टिन का वॉइस मेल मिलता है कि उसने बहुत बार उसे कॉल किया और
वो आधे घंटे से डाइनर में उसका वेट कर रहा है। मैथ्यू उसे बताता है उसने मार्टिन को हॉस्पिटल की पार्किंग में उसकी कार के पास देखा था। स्टीवन को समझ आता है अब मार्टिन एक स्टॉकर की तरह उसे परेशान कर रहा है। शाम को किम घर आकर स्टीवन को बताती है उसे आज मार्टिन ने अपनी बाइक पर घर छोड़ा है। किम को मार्टिन काफी फनी लगा था। हम देखते हैं मार्टिन उनके घर के बाहर ही खड़ा था। वो स्टीवन को बाहर से ही कॉल करता है लेकिन स्टीवन उसका फोन नहीं उठाता। यहाँ हमें समझ में आता है मार्टिन के साथ रिश्ता रखना अब स्टीवन के लिए खतरनाक होता जा रहा है। अगली सुबह स्टीवन एना से बॉब के बारे में पूछता है क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। एना बताती है वो अभी तक उठा नहीं, इसीलिए स्टीवन उसे जगाने जाता है। बॉब अपने रूम में बेड पर बैठा था। वो कहता है वो अपने दोनों पैर हिला नहीं सकता। स्टीवन को लगता है बॉब स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है, लेकिन सच में बॉब के दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। एना और स्टीवन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है। उसे सच में अपने पैरों पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाता है। स्टीवन बताता है वो पूरी तरह ठीक है। उसे लगता है बॉब ने अपनी किसी टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं की होगी, इसीलिए नाटक कर रहा होगा। स्टीवन को हॉस्पिटल में बहुत काम था, इसीलिए एना बॉब को वापस घर ले जा रही थी, लेकिन एक्सीलेटर से उतरते ही बॉब फिर से गिर जाता है। अब बॉब के फिर से टेस्ट शुरू होते हैं। उन्हें लगता है MRI टेस्ट में उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ देर बाद दोनों कुछ डॉक्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बॉब के सभी टेस्ट नॉर्मल आए थे। एना को लगता है बॉब की ये हालत किसी साइकोलॉजिकल वजह से हुई होगी, लेकिन स्टीवन को पूरा भरोसा था बॉब को कुछ नहीं हुआ है और कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ किम मार्टिन के साथ उसकी बाइक पर घूम रही थी। ये सीन देखने में भी बहुत इंटेंस लगता है। साथ ही यहाँ दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। घर आने पर किम देखती है एना पौधों को पानी देते हुए स्मोक कर रही है। किम झूठ बोलती है वो किसी दोस्त के साथ थी। एना बताती है बॉब ठीक है और कल तक वो घर वापस आ जाएगा। अगली सुबह एना हॉस्पिटल आती है। स्टीवन रात भर हॉस्पिटल में ही था। उसने बॉब को देखा था, वो अभी तक उठा नहीं, लेकिन जब दोनों उसके पास जाते हैं वहाँ मार्टिन पहले से मौजूद था। साथ ही बॉब की कंडीशन और खराब हो गई थी। मार्टिन बताता है बॉब ने बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दी। जाने से पहले मार्टिन स्टीवन के कान में कहता है वो उसका कैफेटेरिया में इंतजार कर रहा है। स्टीवन को बहुत काम था, लेकिन मार्टिन उसे बस 10 मिनट के लिए बुलाता है। साथ ही कहता है इस बार वो उसे इंतजार न कराए। कैफेटेरिया में मार्टिन स्टीवन को एक आर्मी नाइफ गिफ्ट देता है और बॉब की हालत के लिए अफसोस जाहिर करता है, लेकिन स्टीवन कहता है उसके पास ज्यादा समय नहीं है और बॉब भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ मार्टिन कहता है अब टाइम आ गया है। स्टीवन को पता नहीं था मार्टिन क्या बात कर रहा है। उसे लग रहा था वो बस उसका टाइम बर्बाद करेगा, लेकिन मार्टिन उसे इन हालात के बारे में बताता है। वो कहता है जैसा स्टीवन ने उसके एक फैमिली के मेंबर मतलब उसके डैड को मारा है, उसी तरह अब उसे अपने फैमिली के एक मेंबर को मारना होगा। अगर उसने जल्दी ही फैसला नहीं किया उसे अपने परिवार में किसे मारना है, तो उसके फैमिली के सभी लोग बीमार होकर मर जाएंगे। उनके मरने के 3 पड़ाव होंगे। सबसे पहले वो पैरालाइज होंगे, फिर वो खाना बंद करेंगे, आखिरी पड़ाव में उनकी आंखों से खून बहेगा। आंख से खून बहने के कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन स्टीवन को कुछ नहीं होगा। कुछ देर तो स्टीवन उसे देखता रहता है, लेकिन फिर उसे सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकाल देते हैं। अब स्टीवन बॉब के पास जाता है। एना बॉब के लिए डोनट्स लाई थी, लेकिन बॉब को भूख नहीं है। स्टीवन मार्टिन की बातों से परेशान था, इसीलिए वो बॉब को डोनट खाने कहता है। एना और वो दोनों ही उसे डोनट खाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन बॉब को भूख नहीं लगी थी। ये सुनकर स्टीवन जबरदस्ती उसके मुंह में डोनट ठूसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था मार्टिन की बातें बकवास है और कमजोरी की वजह से बॉब चल नहीं पा रहा। वो एना को ऑर्डर देता है 5 मिनट में बॉब पूरे डोनट खा लेने चाहिए। दूसरी तरफ किम मार्टिन के साथ अपने रूम में थी। अब अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए किम अपने कपड़े उतारकर बेड पर लेट जाती है, ठीक अपनी माँ एना की तरह। मार्टिन उससे कहता है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। किम कहती है वो उससे प्यार करती है, लेकिन मार्टिन नहीं रुकता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में समय के साथ बॉब के और टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। डॉक्टर कहते हैं बॉब फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल है, शायद उसे किसी थेरेपी की जरूरत है। अब स्टीवन बॉब को लाते समय उठकर चलने कहता है, फिर उसे उतारकर अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए स्टीवन दूसरा तरीका अपनाता है। वो बॉब से कहता है वो उसे अपना एक सीक्रेट बताएगा। बदले में उसे अपना एक सीक्रेट बताना होगा ताकि वो पता लगा सके आखिर चल क्या रहा है। स्टीवन उसे अपना एक
एक सीक्रेट बताता है, लेकिन बॉब का कोई सीक्रेट नहीं है। दरअसल स्टीवन को लग रहा था बॉब नाटक कर रहा है, लेकिन बॉब यकीन दिलाता है वो कोई नाटक नहीं कर रहा, वो सच में अपने पैर महसूस नहीं कर पा रहा। अगले दिन एना हॉस्पिटल आती है। स्टीवन अपने कैबिन में ही सो रहा था। अब स्टीवन को लगता है एना सही बोल रही थी, बॉब को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एना उसे दिलासा देती है वो एक दूसरे के साथ है, इसीलिए जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब चीजें और बिगड़ने वाली थी। दूसरी तरफ किम स्कूल में अपने ग्रुप के साथ सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अचानक वो भी गिर जाती है। अब किम भी बॉब के साइड में लेटी थी। स्टीवन उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मनाने के बाद वो फल का एक बाइट लेती है, लेकिन उसे निगल नहीं पाती। स्टीवन समझ जाता है जैसा मार्टिन ने कहा था वैसा ही हो रहा है, एक एक करके उसके परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं। अब वो गुस्से में मार्टिन के घर जाता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन स्टीवन बाहर से ही उसे धमकी देता है अगर उसके परिवार को कुछ हुआ तो वो जेल में मरेगा। अब रात में स्टीवन एना को मार्टिन के बारे में सब बता देता है। वो पूछती है मार्टिन के बाप को क्या हुआ था। स्टीवन बताता है उन्हें स्ट्रोक हुआ था। वो पूछती है ऑपरेशन के समय क्या वो नशे में था, लेकिन स्टीवन कहता है उसने बस थोड़ी सी पी थी, लेकिन उसकी वजह से मार्टिन के डैड की जान नहीं गई। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की वजह से किसी पेशेंट की मौत हो सकती है, लेकिन वो सर्जन है, उसकी वजह से कभी कोई नहीं मरा। एना के पूछने पर वो बताता है वो मार्टिन से पिछले 6 महीनों से मिल रहा है। वो पहले से अजीब बिहेव करता है, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। उसे लगता है उन्हें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन एना पुलिस में कंप्लेन करने से मना कर देती है। स्टीवन ये भी बताता है जब मार्टिन की माँ के पास कोई काम नहीं था तब उसने उसे कुछ पैसे भी दिए थे, क्योंकि उसे उनके लिए बुरा लगता था। अगले दिन स्टीवन अपने घर में नहाने के बाद नंगा बैठा था। ये सीन उसकी बेबसी दिखाता है कि कैसे इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ बॉब को अब घर जाना था, लेकिन उन्हें कुछ दिन और वेट करना होगा। तभी वहाँ किम को मार्टिन का कॉल आता है। एना भी वही थी। किम उससे कहती है क्या ये पॉसिबल है। फिर एना देखती है मार्टिन के कहने पर किम अपने पैरों पर खड़े होकर खिड़की के पास जाती है। ये देखकर एना एकदम शॉक थी। बाहर मार्टिन खड़ा था। एना भी खिड़की के पास आती है, लेकिन अब मार्टिन वहाँ से गायब हो चुका था। किम को देखकर बॉब को जलन होती है। अब उसे भी खड़ा होना था। किम वापस अपने बेड पर आते आते गिर जाती है। वही बॉब भी बेड से उतरते उतरते गिर जाता है। एना किम से पूछती है वो किससे बात कर रही थी। किम बताती है मार्टिन से। ये सुनकर एना किम को वार्न करती है अब वो कभी मार्टिन से दोबारा बात नहीं करेगी, लेकिन ये सुनकर किम एना को गाली दे देती है। अब सजा के तौर पर एना उसका फोन छीन लेती है, लेकिन किम उसे बहुत ही क्रीपी वे में कहती है ये सब उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जल्द ही उसके भी पैर काम करना बंद कर देंगे, फिर वो भी खाना छोड़ देगी। मतलब किम को पता है ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए एना मार्टिन से मिलने जाती है। अब नाश्ता करते करते मार्टिन अपनी माँ की बात निकालता है। वो बताता है स्टीवन ने जब से उसके डैड को मारा है तब से वो उसकी माँ के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी माँ भी स्टीवन को पसंद करती है। उसकी माँ को स्टीवन के हाथ बहुत पसंद है। लेकिन एना पूछती है स्टीवन ने जो किया है अनजाने में या जानबूझकर, उसकी सजा उसे या उसके बच्चों को क्यों दी जा रही है। लेकिन मार्टिन कहता है उसे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन इतना पता है यही जस्टिस है। फिर वो एना को जाने कहता है क्योंकि उसे स्कूल जाना था। अब आखिरी कोशिश के तौर पर स्टीवन दूसरे शहर से सबसे बेस्ट पैरालाइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन शाम को वो सब भी चले जाते हैं क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनके जाने के बाद एना स्टीवन को उनके रिलीज पेपर पर साइन करने कहती है ताकि दोनों बच्चे घर आ सके। एना को मार्टिन के डैड की मौत के बारे में और जानना था, इसीलिए वो मैथ्यू से एक डाइनर में मिलती है। वो मैथ्यू से मार्टिन के डैड के बारे में पूछती है जो ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया था। उसके केस में मैथ्यू ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट था, लेकिन मैथ्यू को याद नहीं आता एना किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है। एना उस केस की फाइल मांगती है जो रिकॉर्ड रूम में है, लेकिन मैथ्यू उन फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता था। लेकिन उसे उस केस के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन बदले में उसे भी कुछ चाहिए। एना समझ जाती है उसे क्या चाहिए। अब एक जगह एना उसे हैंड जॉब देती है। तब मैथ्यू बताता है उस सर्जरी के दौरान स्टीवन बहुत नशे में था और उसकी ही गलती की वजह से मार्टिन के डैड की मौत हुई। ये बात स्टीवन के अलावा सिर्फ उसे पता है। अब बच्चों को घर ला लिया गया था। उन्हें नाक के जरिए फीडिंग फार्मूला दिया जा रहा था ताकि वो जिंदा रह सके। अब रात में स्टीवन एना के खाने की तारीफ करता है और कुछ दिनों बाद बच्चों को बीच हाउस ले जाने कहता है जहाँ उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन एना उसके हाथों का जिक्र करती है क्योंकि सब कहते हैं उसके हाथ बहुत सुंदर है, लेकिन इससे क्या होगा क्योंकि एना के मुताबिक उसके हाथ लाइफलेस है। यहाँ एना और स्टीवन में मार्टिन की माँ और उनके बच्चों को लेकर बहस हो जाती है। एना उसे कुछ करने कहती है जिससे वो इन हालात से बाहर निकल सके, क्योंकि वो सब उसकी वजह से ही इस सिचुएशन में है। बेसिकली किम को मार्टिन से बात करने के बाद चलता हुआ देखकर एना मान गई थी ये सब मार्टिन ही कर रहा है और जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा।
होगा। लेकिन एज अ डॉक्टर स्टीवन अभी भी ये सब नहीं मानता। अब टोने टोटके का सामान ढूंढने का नाटक करते हुए वो पूरे किचन का सामान फेंकने लगता है। सोने से पहले स्टीवन एना को समझाने की कोशिश करता है मार्टिन की बातों पर यकीन करना अंधविश्वास है, लेकिन एना कहती है उनके मरने के बाद ही उसे यकीन होगा और कल उसे फीडिंग फार्मूला लाने कहती है। उस रात स्टीवन सो नहीं पाता। अगली सुबह स्टीवन एना को जगाता है। वो उसे अपने साथ बेसमेंट में चलने कहता है। उसके हाथों पर चोट के निशान है। एना बेसमेंट में आकर देखती है स्टीवन ने मार्टिन को किडनैप कर लिया है। वो कहता है अब उनके बच्चों के ठीक होने तक मार्टिन यही रहेगा। मार्टिन स्टीवन को खुद को छोड़ने कहता है क्योंकि उसकी माँ उसके लिए परेशान हो रही होगी, लेकिन स्टीवन उसे खूनी बुलाता है। लेकिन मार्टिन कहता है वो खूनी नहीं है, उसने सब कुछ स्टीवन पर छोड़ दिया है। वो उसे जल्दी फैसला लेने कहता है क्योंकि उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। स्टीवन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। अब सब कुछ सामने होते हुए भी चीजों को नजरअंदाज करने के लिए मार्टिन उसे बेवकूफ कहता है। तब स्टीवन तुरंत ही उसे एक पंच मारता है। मार्टिन को एक एग्जाम्पल देना था ताकि स्टीवन समझ सके वो कहना क्या चाहता है। तब मार्टिन तुरंत ही स्टीवन का हाथ पकड़कर काट लेता है। उसने स्टीवन के हाथ पर बहुत जोर से काटा था। अब मार्टिन उसे इस जख्म का इलाज करने कहता है, लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होगा। लेकिन उसके पास एक तरीका है जिससे स्टीवन को अच्छा महसूस होगा। ये बोलकर मार्टिन अपने हाथ पर और जोर से काट लेता है। तब स्टीवन को समझ में आता है मार्टिन का मतलब क्या है। खून का बदला खून से ही खत्म होगा। स्टीवन भी देखता है मार्टिन कितना बड़ा साइको या कहे खतरनाक है। ऊपर एना स्टीवन की कार साफ कर रही थी क्योंकि उसकी डिक्की पर खून लगा हुआ था। तभी उसे गन शॉट की आवाज आती है। वो तुरंत बेसमेंट में भागती है। बेसमेंट में स्टीवन मार्टिन को शूट करने की धमकी दे रहा था। वो उसे शूट करके अपने यार्ड में दफना देगा, लेकिन मार्टिन कहता है अगर उसने उसे मारा तो उसके परिवार के सभी लोग मर जाएंगे। अगर उसे गड्ढा खोदना ही है तो थोड़ा बड़ा खोदे। ये सब सुनकर स्टीवन उससे शूट नहीं कर पाता। वही ऊपर किम सिगरेट पी रही थी। उसे पता था स्टीवन ने मार्टिन को किडनैप किया है और समहाउ उसे ये भी पता था अगर उसके डैड मार्टिन को मार देते तब वो तीनों भी मारे जाते। यही सवाल है ये सब उसे कैसे पता है। शायद मार्टिन ने ही उसे सब बताया होगा, लेकिन यहाँ किम की बातें सुनकर लगता है मार्टिन ने उसका ब्रेन वॉश किया है। वो कहती है वो मार्टिन के साथ रहने वाली है और उनके डैड कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बॉब ही मरने वाला है। उसने अपने सभी आईपॉड घुमा दिए थे, इसलिए वो बॉब से कहती है क्या उसके मरने के बाद वो उसके आईपैड ले सकती है और लगातार बॉब से प्लीज प्लीज कहती रहती है, बिल्कुल मार्टिन की तरह। सच में ये सीन बहुत डार्क है। अब बॉब रेंगता हुआ हॉल में जाता है और वहां रखी कैंची से अपने बाल काटता है। फिर किचन में जाकर स्टीवन को दिखाता है उसने अपने बाल काट लिए। फिर वो पौधों में पानी देने जाने लगता है, लेकिन स्टीवन उसे रोकते हुए कहता है उसने पानी दे दिया है। बॉब कहता है वो भी उसके जैसा डॉक्टर बनना चाहता है और साथ ही एक अच्छा बेटा भी। स्टीवन को समझ में आता है बॉब ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि स्टीवन उसे ना मारे। वो बॉब को ले जाकर उसके बेड पर लेटाता है। अब रात में स्टीवन बाहर बैठा था। फिर अचानक वो अपनी बेबसी में छुपकर बुरी तरह रोने लगता है। ये एक ऐसा सीन है जो हर मूवी में नहीं दिखाया जाता। बाप को हमेशा टफ दिखाया जाता है, लेकिन बाप भी अकेले में अपने बच्चे के लिए रो सकते हैं। खैर अगले दिन स्टीवन किम और बॉब के स्कूल जाकर उनके प्रिंसिपल से बात करता है। उनके दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों अलग अलग फील्ड में बेस्ट है। स्टीवन प्रिंसिपल से पूछता है अगर उन्हें दोनों बच्चों में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे, लेकिन वो यहाँ मेंशन करते हैं किम ने एक बार ग्रीक मैथोलॉजी पर किलर एसे ऑफ इफोजीनिया लिखा था। ये लाइन डायरेक्टर ने जानबूझकर डाली है क्योंकि यही वो कहानी है जिस पर ये मूवी बेस है। तो 2500 साल पहले ट्रोजन वॉर के समय किंग एगामेमनोन ने देवी आर्टेमिस के एक सीक्रेट डियर को मार दिया था, जिससे आर्टेमिस बहुत गुस्से में थी। उस समय ग्रीक आर्मी ट्रॉय पर हमला करने पानी के जहाज से जाने वाली थी, लेकिन देवी आर्टेमिस ने सारी हवा रोक दी, जिससे अब एगामेमनोन और उसकी आर्मी सफर नहीं कर सकती थी। फिर किंग को देवी आर्टेमिस का संदेश मिला अगर उसे आर्टेमिस के साथ समझौता करना है तो उसे अपनी बेटी इफोजीनिया की बलि देनी होगी। ये सुनकर एगामेमनोन सदमे में आ गया, लेकिन वॉर के प्रेशर के चलते उसे आर्टेमिस की बात माननी पड़ी। अब इफोजीनिया को अपनी मर्जी से ले जाने के लिए किंग ने अपनी बेटी और बीवी से झूठ बोला कि लड़ाई के पहले उसे इफोजीनिया की शादी एखिलीस से कराना है। अब किंग की फैमिली उनके साथ खुशी खुशी पोर्ट एलिस पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सच पता चला। एखिलीस को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने इफोजीनिया की बलि रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इफोजीनिया ने फैसला कर लिया था वो अपनी मर्जी से अपने पिता और देश के लिए बलि चढ़ेगी। लेकिन इफोजीनिया की मासूमियत देखकर देवी आर्टेमिस को समझ आया वो अपने बाप के पापों की सजा इफोजीनिया को नहीं दे सकती, इसीलिए उसने इफोजीनिया को एक डियर से बदल दिया। इन सब का एक ही आई विटनेस था कैलाकास, जिसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। सब सोचते थे इफोजीनिया मर चुकी है, लेकिन इफोजीनिया को सिटी ऑफ टेराटोस में लाया गया, जहाँ वो देवी आर्टेमिस के टेम्पर में पुजारन बनकर रही
थी। अब इस कहानी के कई वर्जन है। कई वर्जन में इफोजिनिया बच गई तो कई वर्जन में मारी गई। इस मूवी में कौन सा वर्जन यूज हुआ है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये कहानी सुनने के बाद अब आप मूवी और उसके सीन को और अच्छे से समझ पाओगे। खैर वापस मूवी पर लौटते हैं। उनके प्रिंसिपल भी बता नहीं पाते वो उनके दोनों बच्चों में से किसे चुनेंगे। प्रिंसिपल के ऑफिस में क्रॉस लगा हुआ था, मतलब ये स्कूल एक क्रिश्चियन प्राइवेट स्कूल है, लेकिन जीसस बच्चों को बचा पाएंगे या नहीं ये आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ एना बॉब को लेकर बेसमेंट में आती है। कुछ देर बाद वहाँ किम भी रेंगती हुई पहुँचती है। एना बॉब को एक चेयर पर बैठाकर मार्टिन के जख्मों की मरहम पट्टी करती है। इस बीच मार्टिन बॉब को अपने पास बुलाता है ताकि उसे हक कर सके, जो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। बैंडेज बदलने के बाद एना मार्टिन के कदम चूमती है, शायद इस उम्मीद में कि वो उसके बच्चों को छोड़ दे, इसीलिए वो उन दोनों को नीचे भी लेकर आई थी। लेकिन इसके उलट उनके जाने से पहले वो कहता है उसे जो भी करना है जल्दी करे क्योंकि बॉब मरने वाला है। अब उस रात एना स्टीवन से कहती है इन हालात में सबसे लॉजिकल बात यही है कि वो अपने दो बच्चों में से एक को मार दे, नहीं तो दोनों बच्चे मरेंगे क्योंकि वो फिर से एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन एना ने ठीक कहा है, इन हालात में सबसे लॉजिकल बात यही है। लेकिन उसी समय किंग रेंगती हुई मार्टिन के पास जाती है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है वो उसे खोल देगी, बस वो उसे ठीक कर दे, फिर दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन मार्टिन कुछ नहीं कहता। यह किम का दिल टूट जाता है। वो उसे चीजें फेंक कर मारने लगती है लेकिन मार्टिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कुछ देर बाद स्टीवन बच्चों को देखने जाता है लेकिन वहाँ किम नहीं थी। अब एना स्टीवन दोनों किम को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं थी, इसीलिए दोनों उसे बाहर ढूंढने जाते हैं। घर से थोड़ी दूर उन्हें किम रेंगती हुई मिलती है। उसके घुटने जख्मी हो चुके थे। स्टीवन घर लाकर उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। तब किम उससे कहती है उसे समझ आ गया है वो कितनी खुदगर्ज थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी जबकि उसके सामने उसका छोटा भाई मर रहा है। इसलिए वो स्टीवन से कहती है अगर उसे फैसला लेना ही है तो वो उसे मार दे क्योंकि अब किम अपने भाई और परिवार को बचाना चाहती है और अब वो खुद अपनी मर्जी से मरना चाहती है। लेकिन स्टीवन और एना फिलहाल कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन स्टीवन घर वापस आता है। वो किसी काम से बाहर गया था लेकिन एना उसे बताती है उसने मार्टिन को छोड़ दिया है। ये सुनकर स्टीवन काफी नाराज होता है मगर एना कहती है उसे पता है इन सब का कोई फायदा नहीं, उनके पास अब एक ही रास्ता है। रात में एना बॉब को साफ कर रही थी लेकिन किम लगातार उसे बोलकर परेशान कर रही थी। किम उससे पूछने लगती है क्या उसके पैर भी सुन पड़ने लगे हैं। ये सब सुनकर एना उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब अगले दिन जैसा मार्टिन ने कहा था बॉब की आंखों से खून बहने लगता है। उसे देखते ही किम एना को बुलाने जाती है क्योंकि मार्टिन ने कहा था आंखों से खून बहने के बाद वो बस कुछ घंटों में ही मर जाएगा। स्टीवन बॉब की आंखें साफ करता है। तब बॉब उससे अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा था। अब शाम होते ही स्टीवन एना से कहता है टाइम आ गया है, उसे अभी ये करना होगा। एना समझ जाती है इसीलिए वो स्टीवन की मनपसंद ड्रेस पहनकर आने वाली थी। कुछ देर बाद स्टीवन ने किम, बॉब और एना का मुंह ढककर और हाथ बांधकर उन्हें अलग अलग जगह बैठा दिया था। अब वो थैलियों से तीनों का चेहरा ढकता है, फिर गन लेकर उनके बीच जाता है। अब स्टीवन अपनी आंखें ढकता है और तीनों के बीच गन लेकर घूमने लगता है। पहले फायर में गोली किम के पीछे लगती है। गन शॉट की आवाज से सब डर जाते हैं। स्टीवन गन रिलोड करके फिर से घूमता है। इस बार गोली एना के पीछे लगती है। अब वो तीसरी बार घूम के शूट करता है। कपड़ा हटाने के बाद वो देखता है इस बार गोली सीधे बेचारे बॉब को लगी है, जिससे बेचारा बॉब वही मर जाता है और यहाँ ये सीन भी कट होता है। अगले सीन में तीनों एक डाइनर में बैठे थे। तभी वहाँ मार्टिन आता है। कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। मार्टिन जाकर काउंटर के पास बैठता है। जब मार्टिन किम की तरफ देखता है, किम फ्राइज में बहुत सारा सॉस डालकर उसे खाने लगती है। एना थोड़ा खुश थी क्योंकि कम से कम उसका एक बच्चा तो बच गया, लेकिन स्टीवन को देखकर साफ साफ लग रहा था वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे अपने गुनाह की सजा तो मिली ही, लेकिन उसके परिवार को भी मिली। अब तीनों मार्टिन को देखते हुए उस डाइनर से चले जाते हैं और मूवी उसी म्यूजिक के साथ खत्म होती है जिस म्यूजिक से शुरू हुई थी। अब मूवी के बारे में कुछ बात करें तो मूवी में हमें कहीं नहीं दिखाया गया मार्टिन ने ये सब किया कैसे, उसने स्टीवन की फैमिली को कर्ज कैसे दिया। लेकिन मुझे लगता है मार्टिन ने किसी डार्क गॉड की वर्शिप करके उससे डील की होगी और स्टीवन को कोई कर्ज मतलब शाप दिया होगा कि जैसे स्टीवन ने उसकी फैमिली के साथ किया है वैसे ही उसे अपनी फैमिली के साथ करना होगा। बैलेंस बनाने के लिए उसे अपने किसी फैमिली मेंबर को मारकर खून का बदला खून से चुकाना होगा।
होगा, जो आखिर में स्टीवन ने चुकाया भी। उसने काफी पहले ही स्टीवन को कर्ज दे दिया था, लेकिन वो चाहता था स्टीवन अपनी फैमिली छोड़कर उसकी माँ के पास आ जाए ताकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए और स्टीवन अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। लेकिन जब स्टीवन उसकी माँ को रिजेक्ट करके चला गया तब ये कर्ज मतलब शाप शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसके अलावा आपके पास कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।